In this lecture, we are going to start chapter 6 of science, class 10th, that is life processes. So now let's get started with the video. So in order to understand the growth of living organisms, we first need to know what are life processes and how they work. तो अगर किसी भी organisms की growth को हमें समझना है तो उसके पीछे का रीजन हमें समझना पड़ेगा जो होते हैं लाइफ प्रोसेसेस. तो लाइफ प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ. तो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस जरूर हो रहे होंगे जो कि बहुत ही एसेंशियल होते हैं उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए. तो कुछ कॉमन लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कॉमन होते हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स के लिए. तो उनमें से कुछ है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. तो these four processes are very important, and in this chapter we are going to study these four life processes in detail. In this lecture we are going to study nutrition of in plants in detail and heterotrophic type of nutrition. So अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें कि न्यूट्रिशन में क्या होता है, हमारी बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. इवन इफ वी आर स्लीपिंग तो तब भी हमारी बॉडी में प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जिनके लिए एनर्जी चाहिए होती है. तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से. तो फूड सर्व्स एज द फ्यूल. फ्यूल है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसकी वजह से जो लाइफ प्रोसेसेस है वर्क करते हैं और हमारी मेंटेन होती है लाइफ. अगर हम बात करें कि न्यूट्रिएंट क्या है, तो न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंसेस हैं जो फूड के थ्रू हमें मिलते हैं, हम फूड के थ्रू उन्हें इनटेक करते हैं और वो हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं. उनसे हमें एनर्जी मिलती है जो वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और वो ब्रेक डाउन होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं. तो उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी यूज होती है लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, या हम कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो वो वही एनर्जी होती है जो हमें न्यूट्रिएंट से मिलती है. अब न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस टू इनटेक द न्यूट्रिएंट्स. अगर हम न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में ले रहे हैं या इनटेक कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. बट न्यूट्रिएंट्स होते क्या है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो अगर इनमें से कुछ भी हम इनटेक करते हैं तो वो एक न्यूट्रिएंट है और हमारी बॉडी को वो एनर्जी गेन करने में हेल्प कर रहा है. तो न्यूट्रिएंट का मतलब वो जो हम फूड से इनटेक करके और उसको हम एनर्जी की तरह यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम न्यूट्रिएंट. और वो किसमें हमें हेल्प करते हैं? हमारे बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाने में या रिपेयर करने में भी वो हमारी हेल्प करते हैं. तो उनको इनटेक करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. अगर हम बात करें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस. जो मेन टाइप की न्यूट्रिशन है वो टू टाइप्स है. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉफिक. अब नेम से ही समझ आ रहा है कि ऑटोट्रॉफिक मीन्स कि यहाँ पे अपना खुद का खाना बनाना, किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना. न्यूट्रिशन का मतलब फूड. अगर कोई सब्सटेंस या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना रहा है और वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो वो अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है. बट अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना नहीं बना पा रहा, खुद अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा अपने रिएक्शंस के थ्रू और वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, तो हम उसको बोलेंगे हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो हमें सबको पता है एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ये 3 पार्ट्स में क्लासिफाई होता है. फर्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉपिक, सेकंड इज पैरासाइटिक एंड थर्ड इज होलोजोइक. सो सेप्रोफाइटिक में क्या होता है? फंगाई या फिर ईस्ट. पैरासाइटिक की बात करें तो प्लाज्मोडियम इज एन एग्जांपल. और होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें तो ह्यूमंस या फिर एनिमल्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते और वो डाइजेशन के थ्रू प्रोसेस करते हैं. अगर हम बात करें सबसे पहले तो हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस समझ जाना चाहिए कि प्लांट्स की बात हो रही है.
तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना खुद का फूड सिंथेसाइज कर पा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसका एग्जांपल यही है कि प्लांट्स। तो द ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, हम सबको बोलेंगे कि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अगर हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करें, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक का मतलब ही प्लांट्स है, क्योंकि और कोई अपना फूड सिंथेसाइज खुद नहीं कर सकता एक्सेप्ट प्लांट्स। तो अगर हम प्लांट्स की न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन अपनी ग्रोथ के लिए कैसे लेता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब ये तो सबने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बट इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो अब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बट एक्चुअली उसके अंदर रिएक्शन हो क्या रहा होता है, हमें वो समझना है कि एक्चुअल उसके अंदर क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या रिएक्टेंट्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें समझना है। तो इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होंगे वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल होंगे, जिससे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिससे जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाएगा, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, जो कि फूड की तरह यूज होते हैं, और प्लांट उसे फूड की तरह यूज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो उसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो जब भी प्लांट अपना फूड बनाता है, जब भी प्लांट ग्लूकोज को सिंथेसिस करता है with the help of inorganic materials, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जब भी ग्लूकोज बनाता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो अगर हम यहाँ पे क्लोरोफिल की बात करें कि क्लोरोफिल क्या है, सनलाइट तो हमने पहले भी पढ़ा कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, बट वाई क्लोरोफिल इज इम्पोर्टेंट? तो क्लोरोफिल की बात अगर हम करें तो क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है प्लांट्स की। और वो क्यों यूज होता है? कि वो इसलिए एसेंशियल है क्योंकि जो जितनी भी सनलाइट आ रही है, सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो अगर कोई भी सनलाइट आ रही है तो उसको ट्रैप भी तो करना पड़ेगा ना लीव्स के अंदर या प्लांट के ऊपर। तो उसको ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल यूज होता है। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है, जितनी भी सनलाइट आ रही है उसको ट्रैप करता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो सके। और क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर जिनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और वो क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, विच इज ग्रीन पिगमेंट। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होता है? ये कुछ पार्ट्स हैं प्लांट के जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो हम उनको भी डिटेल में पढ़ रहे हैं, जैसे कि क्लोरोफिल। अब हम स्टोमेटा की बात करते हैं। तो स्टोमेटा क्या होता है कि टाइनी पोर्स होते हैं। टाइनी पोर्स मीन्स कुछ ओपनिंग्स होती है लीव्स के ऊपर जिनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए तो वो भी एक गैस आ रही है, और उस प्रोसेस में जब ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो एक गैस जा रही है। तो मीन्स वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और ऑक्सीजन जा रही है फोटोसिंथेसिस के बाद। तो इस रिएक्शन को या फिर गैसेस को पास करवाने के लिए स्मॉल ओपनिंग्स होती है लीव्स के ऊपर जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो अब स्टोमेटा है, वहाँ पे लीव्स हैं, मतलब लीव्स के ऊपर स्टोमेटा है, और वहाँ पे अगर पोर्स हैं तो वहाँ से वाटर भी निकल सकता है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी लॉस हो सकते हैं जो कि प्लांट कभी नहीं चाहेगा। तो क्या होगा कि उनको रोकने के लिए कि ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लॉस ना हो, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो होती है, हम सबको पता है कि वाटर थोड़ा थोड़ा लूज होता है प्लांट्स के ऊपर से, बट यस वो ज्यादा अमाउंट में लॉस ना हो, तो इसलिए क्या होता है कि गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा के साइड्स में। तो वो जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है वो गार्ड सेल्स डिसाइड करते हैं कि कब स्टोमेटा ओपन होगा, कैसे ओपन होगा और कब नहीं होगा। तो जब
कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती फोटोसिंथेसिस के लिए, तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं कि वो श्रिंक हो जाते हैं और जो ओपनिंग होती है उसको बंद कर देते हैं, तो स्टोमेटा उसके बाद बंद हो जाता है। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं और स्टोमेटा इजीली विजिबल हो जाता है। स्टोमेटा ऐसे नेकेड आई से विजिबल नहीं होता, बट यस थ्रू माइक्रोस्कोप्स वी कैन सी दैट। तो अगर स्टोमेटा ओपनिंग है तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा और वाटर मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है, तो इसलिए जब नीड नहीं होती स्टोमेटल ओपनिंग की तो वो श्रिंक होके उसको बंद कर देते हैं ताकि वाटर का लॉस ना हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट भी है जो कि हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल को कंटेन करता है। यहाँ पे स्टोमेटा है, थिक सेल वॉल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और ये जो दोनों हैं बीन्स की तरह, दीज आर गार्ड सेल्स एंड दिस इज एपिडर्मल सेल। तो अगर हम बात करें कि कंट्रोल कौन करता है स्टोमेटल ओपनिंग को, वो होते हैं गार्ड सेल्स। और क्यों कंट्रोल करते हैं? क्योंकि वहाँ पे वाटर का लॉस भी हो सकता है, तो इसलिए वाटर का लॉस सेव करने के लिए वो ओपनिंग और क्लोजिंग का ध्यान रखते हैं। तो जब भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की नीड होती है तो स्टोमेटा एक्सपेंड हो जाता है, सॉरी गार्ड सेल्स एक्सपेंड हो जाते हैं ताकि स्टोमेटा एक्सचेंज करवा सके गैसेस को, अदरवाइज वो श्रिंक हो जाता है ताकि वो क्लोज रहे और गैसियस का एक्सचेंज ना हो सके और वाटर लॉस ना हो सके। अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने रिएक्शन देखना है। अब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है? हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब हम रिएक्ट करवाएंगे, प्लांट्स जब रिएक्ट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, दे गिव्स ग्लूकोज। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। और वो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो अगर हम आगे देखें कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो जो ये वाला रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले तो लाइट एनर्जी ट्रैप होती है क्लोरोफिल के थ्रू। क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को, जो भी सनलाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होती है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस। और वहां पे क्या होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। और यहाँ पे हमने फोटोलिसिस क्यों बोला? क्योंकि जो कि वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है, बट किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो अगर कुछ भी मॉलिक्यूल वो ब्रेक डाउन हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में तो हम उसको बोलते हैं फोटोलिसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है वाटर की वजह से, सनलाइट की वजह से। अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में, शुगर में। और शुगर क्या होता है? प्लांट्स के लिए फूड होता है। तो यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या है? फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले लाइट ट्रैप होती है, सनलाइट ट्रैप होती है। और कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल ट्रैप करता है। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो जो उसके बाद सेकेंड स्टेप है वो लाइट से ही रिलेटेड है कि जो लाइट एनर्जी ट्रैप हुई है या एब्जॉर्ब हुई है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। उसके बाद क्या होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जिसके अंदर वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो एनवायरमेंट में चला जाता है, जो हम मीथेन कहते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से ले रहा है प्लांट, उसका क्या रोल है यहाँ पे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शुगर में चेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो दिस मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड को व्हेन वी रिड्यूस इट फॉर्म्स इनटू शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच इज यूज्ड एज और यूटिलाइज्ड एज फूड बाय द प्लांट्स। तो इसके 3 स्टेप्स है। First step is light is absorbed, second is light is converted into chemical energy and photolysis of water takes place, and the third step is carbon dioxide is reduced into the sugar which is carbohydrates. तो इस डायग्राम में यही डिपिक्ट हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता क्या है कि रिएक्टेंट्स क्या क्या है यहाँ पे, प्लांट्स क्या ले रहा है? सनलाइट ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है एनवायरमेंट से, और मिनरल्स और वाटर ले रहा है ग्राउंड से। और जब वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पूरा हो जाता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है विच इज यूज्ड एज फूड,
और O2 एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज द केमिकल रिएक्शन व्हिच इज इन्वॉल्वड इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बट यस दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर O6 एंड जैसे कि ह्यूमंस O2 है, ह्यूमन बीइंग्स खुद अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बट वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, तो वो हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स इस टाइप के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। तो ह्यूमन बीइंग्स आर हेटेरोट्रॉप्स। अब हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड किसी दूसरे प्लांट या एनिमल के डेड रिमेन से कलेक्ट करता है। जो भी उनका डेड ऑर्गेनिक मैटर बचता है उनके मरने के बाद, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, तो उनसे वो अपना न्यूट्रिशन और अपना फूड कलेक्ट करता है, तो उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड फंगाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको अपना फूड चाहिए होता है वो किसी और की बॉडी से, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से उसको होस्ट बना के उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है और उसको किल नहीं करता। अगर वो किसी और की बॉडी को होस्ट बना के उससे न्यूट्रिशन ले रहा है तो हम उसको बोलेंगे पैरासाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। तो उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, प्लाज्मोडियम, राउंडवॉर्म्स एटसेट्रा। अगर हम लास्ट टाइप की बात करें तो वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मींस कि जिसके अंदर पूरा प्रोसेस होता है कि पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एसिमिलेशन ऑर्गेनिक फूड की, तो उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर पूरा प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन इनटेक करने का। तो वो एग्जांपल है ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम कौन सा न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन, एंड फॉर हुम ह्यूमन बीइंग्स। तो हम अब ह्यूमन बीइंग्स का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, हाउ दे गेट देयर न्यूट्रिशन, हाउ द फूड इज प्रोसेस्ड, हाउ द फूड इज डाइजेस्टेड इन द बॉडी। तो हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में सारे एंजाइम्स का, सारे ऑर्गन्स का पूरा फंक्शन पढ़ते हुए। तो ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, और डायग्राम और इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, फूड से, द फूड दे इनटेक। तो जब वो इनटेक करते हैं तो काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। तो उनका सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले माउथ, फिर ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, और कुछ ग्लैंड्स भी इंक्लूड होते हैं जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियास। लिवर एंड पैंक्रियास, तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ग्लैंड्स इंक्लूड हुए हैं वो सब पार्ट है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, एंड दे हेल्प इन गेनिंग द न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बॉडी। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, फूड कैसे हमारी बॉडी में इनटेक करते हैं, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है एंड कैसे रिमूव होता है उसका। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब इनटेक करना। तो फूड हम कहाँ से इनटेक करते हैं, फूड हमारी बॉडी में कहाँ से जाता है, थ्रू माउथ। यहाँ से एंट्री होती है, देन इट विल मूव फर्दर। तो इंजेशन कहाँ से होता है, माउथ से। उसके बाद अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें, डाइजेशन। डाइजेशन भी माउथ से ही बिगिन होता है, माउथ से एंटर हुआ, माउथ के अंदर एंटर होते ही हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ के अंदर कौन कौन होता है, टीथ होते हैं, टंग होती है एंड सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो इन तीनों का कुछ ना कुछ रोल है फूड के डाइजेशन के लिए। अभी हम एक एक करके सब पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इंजेशन कहाँ से हुआ, माउथ से। डाइजेशन कहाँ से हुआ, माउथ से ही स्टार्ट हुआ। माउथ में टीथ होते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, फूड जो हम बाइट्स लेते हैं उनको स्मॉल पीसेस में उनको कट करने में हमारी हेल्प करते हैं।
उसके बाद उनको ग्राइंड करते हैं और इसको बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। यहाँ पे कोई केमिकल यूज नहीं हुआ, सिर्फ फिजिकली यूज हुआ है, सिर्फ उसको कट किया गया स्मॉल पीसेस में, तो यहाँ पे कुछ केमिकल डाइजेशन नहीं है। तो तीत क्या करते हैं, फिजिकल डाइजेशन, वो सिर्फ जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं फूड के उनको स्मॉल पीसेस में च्यू करने में हेल्प करते हैं और उनको ग्राइंड करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्लैंड्स होते हैं सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं हमारे माउथ में। सलाइवा क्या होता है कि एक लिक्विड होता है जिसके अंदर एंजाइम होता है विच इज सैलिवरी एमाइलेज। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है, ये एंजाइम जितना भी स्टार्च होता है हमारी बॉडी में, मतलब स्टार्च होता है हमारे फूड में, उसको सिंपलर शुगर में प्रोसीड करने में हेल्प करता है, उनको सिंपलर शुगर में ब्रेक डाउन करता है, उसको कन्वर्ट करता है सिंपलर शुगर में। पूरा नहीं कर पाता बट यस इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द शुगर, ब्रेकिंग द स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर। तो फर्स्ट क्या था, टीथ। टीथ क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, कट करते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस। सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर सैलिवरी अमाइलेज होता है और वो जो स्टार्च प्रेजेंट होता है फूड के अंदर उसको सिंपलर शुगर में प्रोसीड करवाते हैं। और जो टंग होती है, टंग क्या करती है, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड। अगर सलाइवा फूड के साथ मिक्स होगा तभी तो ये स्टार्च सिंपलर शुगर में कन्वर्ट हो सकेगा। तो टंग का यही रोल है कि वो सलाइवा और फूड को मिक्स करवाती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि माउथ में इतना प्रोसीजर हो गया, माउथ के बाद वो कहाँ जाएगा, एसोफेगस में। और एसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप। फूड पाइप वो होता है जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है ताकि माउथ से फूड स्टमक में जा सके। और वो कैसे करता है, वो पुश करता है फूड को फूड पाइप के अंदर, क्योंकि जो उसकी वॉल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती रहती है ताकि फूड पुश होके स्टमक में चला जाए। और उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिक मूवमेंट, जो कि वॉल्स ऑफ फूड पाइप करती है ताकि फूड जो है वो पुश होके स्टमक के अंदर यहाँ पे चला जाए। अब यहाँ पे हम स्टमक में पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टमक, स्टमक क्या होता है, इट इज अ जे शेप ऑर्गन, जे शेप में है एंड इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, इट इज ऑन द लेफ्ट साइड। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या होता है, फूड यहाँ पे 3 आवर्स के लिए रहता है और वो सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में बन जाता है। कैसे बनता है वो भी हम बात करते हैं। यहाँ पे जो है गैस्टेरिक जूस होता है जो कि स्टमक की जो वॉल्स है उसके अंदर गैस्टेरिक ग्लैंड्स होते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्टेरिक जूस, जिसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो एंजाइम पेप्सिन होता है। पेप्सिन किस में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, लेकिन किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो अब एसिडिक मीडियम हमारी बॉडी में कहाँ से आएगा, जो गैस्टेरिक जूस है उसके अंदर HCl भी प्रेजेंस होता है विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि पेप्सिन एंजाइम की हेल्प करता है ताकि डाइजेशन में उसकी हेल्प हो सके और वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ अगर हमारे फूड में कुछ भी बैक्टीरिया या कुछ भी ऐसा वायरस अगर आया है फूड के साथ मिक्स होके, तो वो क्या करता है, उस बैक्टीरिया को भी किल करता है स्टमक के अंदर ही। ठीक है, तो स्टमक के अंदर फूड जो है वो सेमी सॉलिड पेस्ट में कैसे फॉर्म होता है, एक तो गैस्टेरिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक की वॉल पे जो गैस्टेरिक जूस सिक्रेट करते हैं और उस गैस्टेरिक जूस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एंजाइम पेप्सिन। एंजाइम पेप्सिन क्या करता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक डाउन करता है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है तो वो एंजाइम जो है पेप्सिन उसको उसकी एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देता है क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में काम करता है पेप्सिन, तो ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया फूड के साथ आ रहा होता है हमारे स्टमक में उसको भी वो किल करने में हेल्प करता है। अगर हम थर्ड कंपोनेंट की बात करें जो कि गैस्टेरिक जूस में होता है तो वो है म्यूकस। अब म्यूकस क्या होता है, एक लेयर होती है जिससे हमारी स्टमक की वॉल प्रोटेक्ट होती है फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगर स्टमक में हमारे HCl रिलीज हो रहा है तो वो हमारे ऑर्गन को डैमेज कर सकता है क्योंकि है तो वो एसिड ही ना, तो इसलिए उसको स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। और उसके बाद यहाँ पे स्टमक में इतना काम हो गया कि वो सेमी सॉलिड फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया फूड। उसके बाद क्या होता है,
कि स्फिंक्टर मसल के थ्रू जो फूड है हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. इट इज दिस, फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट एलिमेंट्री कैनाल. लॉन्गेस्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, बट फिर भी वो इतने कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में पैक्ड होती है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग. कॉइलिंग मीन्स रोल होके वो एकदम पैक्ड होती है ताकि वो लॉन्गेस्ट नहीं दिखती, बट इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, राइट. तो यहाँ पे जो है मेन डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. मेन डाइजेशन होती है. स्टार्ट कहाँ से हुई थी? माउथ. उसके बाद कहाँ गया था? ओसोफेगस से स्टमक. स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे मतलब कंप्लीट डाइजेशन की साइट है ये, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों ब्रेक डाउन होते हैं, तीनों डाइजेस्ट होते हैं. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन हेल्प करता है डाइजेशन में? यहाँ पे दो ग्लैंड से सिक्रीशंस आते हैं, दो ग्लैंड से उनके सिक्रीशंस आते हैं. फर्स्ट वन इज लिवर. लिवर से क्या आता है? बाइल जूस आता है, जो कि हम गॉल ब्लैडर में स्टोर करते हैं. और वो क्या हेल्प करता है? वो जितने भी फैट्स होते हैं हमारी फूड में उसको ब्रेक डाउन करने में और उसको इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है. ठीक है. बाइल जूस क्या करता है? टू इमल्सिफाई और ब्रेक डाउन द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड. ठीक है. उसके बाद अब जो हमारा फूड आ रहा है स्टमक से, वो HCl की प्रेजेंस में था स्टमक में, तो वो एसिडिक मीडियम में होगा. ये साथ ही साथ उस फूड को न्यूट्रलाइज करता है एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करके, ताकि जो पैंक्रियास, जो नेक्स्ट हमारा है पैंक्रियास, दो जगह से सिक्रीशन आ रहा था, एक लिवर और एक पैंक्रियास. तो जो पैंक्रियाटिक जूस है ना, वो एल्कलाइन मीडियम में काम करता है. तो इसलिए जो लिवर का बाइल जूस है वो एल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करता है, मतलब बेसिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है. तो उसको पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को उसके ऊपर एक्ट करवाने के लिए क्या करते हैं? एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पैंक्रियाटिक जूस अच्छे से रिएक्ट कर सके. तो जितने भी पैंक्रियास से जो सिक्रीट हुए पैंक्रियाटिक जूस में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के लिए और स्टार्च को ब्रेक करने के लिए. अब एंजाइम्स क्या होते हैं? मैं बार बार एंजाइम्स बोले जा रही हूँ. एंजाइम्स का मतलब होता है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं. वो एक टाइप का प्रोटीन होता है, बट यस वो हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर. तो इसलिए हम उनको एंजाइम्स बोलते हैं, जो हमारे फूड डाइजेस्ट करने में काम आते हैं. तो यहाँ पे भी लिवर से बाइल जूस आया, उसने एक, वो तो गॉल ब्लैडर में सेव होता है, वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है फैट्स को और साथ साथ एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट कर सके. अब जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में क्या होता है? वो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है और 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स रिलीज करता है. फर्स्ट वन इज ट्रिप्सिन, सेकंड इज लिपेज एंड थर्ड इज एमाइलेज. ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है. लिपेज क्या करता है? एमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है. यहाँ पे हमने पढ़ा था ऊपर कि लिवर बाइल जूस जो है वो एमल्सिफाई करता है फैट्स को या फिर ब्रेक डाउन करता है. तो पैंक्रियाटिक जूस क्या है? जो फर्दर ब्रेक डाउन करे उस एमल्सिफाइड फैट को. और अमाइलेज क्या करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च. ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च हमने कहाँ देखा था? माउथ में भी देखा था सबसे पहले स्टार्टिंग में. तो यहाँ पे भी वो फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च को. उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो भी कुछ जूस सिक्रीट करते हैं जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करते हैं. जो भी ये मैंने नेम्स लिए कि प्रोटीन या फिर कॉम्प्लेक्स शुगर्स या फिर फैट्स, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं. इनको डाइजेस्ट करने के लिए इनको स्मॉलर या फिर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं. तो अमीनो एसिड प्रोटीन का ही सिंपलर मॉलिक्यूल है. अमीनो एसिड्स की लंबी चेन को मिला के ही प्रोटीन्स बनता है, तो इसलिए उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा. शुगर जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी क्योंकि ग्लूकोज एक सिंपलर शुगर है, सिंपलेस्ट शुगर है. उसके बाद अगर हम फैट्स की बात करें तो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या था? एक तो बाइल जूस होता है जो फैट्स को इमल्सिफाई करता है. पैंक्रियाज में 3
एंजाइम्स जनरेट होते हैं, ट्रिप्सिन, लिपेज और अमाइलेज। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जूस सिक्रेट होता है विच इज इंटेस्टाइनल जूस, जो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स शुगर को ग्लूकोज और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में चेंज कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था? इंजेशन, मतलब फूड को इनटेक करना। उसके बाद डाइजेशन, हमने पढ़ लिया डाइजेशन कहाँ तक होती है कंप्लीट, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी कंप्लीशन हो जाती है डाइजेशन की। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब हमने डाइजेस्ट तो कर लिया, अब एब्जॉर्प्शन भी होगा। जो हमारा फूड है उससे एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब वो सेल्स में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मेनली उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्प्शन होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी, उसके अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, मतलब ऐसे फिंगर लाइक थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं जिसको हम बोलते हैं विली, जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है इंटेस्टाइन का, ताकि बार बार जो फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है वहां से गुजरे, काफी टाइम तक वहां पे रहे और जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो सके हमारी बॉडी में। और जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, वो एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है? ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड उसे पूरी बॉडी में सप्लाई कर सके, जो भी डाइजेस्टेड फूड है, ताकि वो फर्दर एनर्जी क्रिएट करने के लिए यूज में आ सके। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि अब जो ब्लड के अंदर डाइजेस्टेड फूड आ गया, तो ब्लड क्या करेगा? वो सारे बॉडी पार्ट्स में, सारे सेल्स में उस डाइजेस्टेड फूड को लेके जाएगा। और क्या होगा कि जो एसिमिलेटेड फूड है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और सेल्स में एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। अब ये कब होता है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो एनर्जी कैसे रिलीज होती है कि जब रेस्पिरेशन के थ्रू हमारा जो एसिमिलेटेड फूड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होके वो एनर्जी क्रिएट करता है ताकि हम बाकी का वर्क कर सकें या फिर बाकी लाइफ प्रोसेसेस वर्क कर सकें। अगर हम लास्ट बात करें, दैट इज इजेशन। अब हमने पढ़ लिया कि जो भी डाइजेस्टेड फूड था वो एब्जॉर्ब हो गया, सारे बॉडी पार्ट्स में चला गया, ब्लड के थ्रू सारे सेल्स में चला गया, उसके बाद सेल्स से रेस्पिरेशन के थ्रू वहां से एनर्जी क्रिएट होगी। बट उस फूड का क्या, जो अनएब्जॉर्ब्ड है, जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसका क्या होता है कि उसके अंदर से जितना भी वाटर होता है वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाके। ये लास्ट प्रोसेस किस में होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। उसमें भी विली होती है जो कि सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड से, और जो लास्ट में वेस्ट मटेरियल बचता है विच इज द सॉलिड वेस्ट, इट इज रिमूव थ्रू द एनस, रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। तो ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर द ह्यूमन बींग्स। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें एक बार, तो फर्स्ट स्टेप क्या था? इंजेशन। इंजेशन की बात करें तो फूड कहाँ से इनटेक करते हैं? माउथ से। फिर डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होती है? माउथ में। माउथ में 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज टीथ, जो कि फूड को स्मॉल पीसेस में कट करती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल डाइजेशन, क्योंकि वहां पे किसी केमिकल का यूज नहीं हुआ है। उसके बाद होता है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सलाइवा जो है माउथ में सिक्रीट करते हैं, वहां पे केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है, और जो सलाइवा है उसके अंदर सैलिवरी अमाइलेज होता है जो कि एंजाइम होता है, और वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर शुगर में। ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या आता है? टंग। टंग क्या करती है? इट हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड, ताकि केमिकल डाइजेशन वहां पे हो सके। उसके बाद क्या होता है? ओसोफेगस, जो माउथ में जितना भी प्रोसेस हुआ उसके बाद वो ओसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। ओसोफेगस इज फूड पाइप। तो अगर हम ओसोफेगस की बात करें तो वो फूड पाइप है, और उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ वॉल्स ऑफ द फूड पाइप, जिसकी वजह से जो फूड है वो स्टमक में ट्रेवल करता है। उसके बाद हम स्टमक पे जाते हैं तो वहाँ पे जो फूड है वो 3 आवर्स के लिए रहता है, और वो जो फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेमी सॉलिड पेस्ट में। और वो कैसे कन्वर्ट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वजह से, जो कि हमारी स्टमक वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्टेरिक जूस, जिसके अंदर क्या क्या होता है? एक तो एंजाइम पेप्सिन होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, किसके मीडियम में? एसिडिक मीडियम में,
एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? जो भी बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ इंक्लूड होके आया होता है उसको वो किल कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट इज म्यूकस। लास्ट पार्ट था स्टमक का म्यूकस, जो गैस्ट्रिक जूस की वजह से आया था। म्यूकस क्या करता है? वॉल्स ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड। जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना होता है उससे वो वॉल्स को बचा लेता है स्टमक की। उसके बाद क्या होता है कि स्फिंक्टर मसल के थ्रू स्टमक से जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, जो कि एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है ड्यू टू एक्सटेंसिव कॉइलिंग। अब यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये तीनों होता है। और यहाँ पे दो ग्लैंड से सिक्रीशन आती है। फर्स्ट वन इज लीवर एंड सेकेंड वन इज पैंक्रियास। लीवर से बाइल जूस आता है जो फैट्स को ब्रेक डाउन और इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है और एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स उस फूड के ऊपर रिएक्ट कर सके। पैंक्रियास क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूस प्रोवाइड करता है, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रिप्सिन जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, लिपेज एमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है और अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। और उसके बाद लास्ट क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन खुद ही। उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स शुगर्स को ग्लूकोज और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? एब्जॉर्प्शन। इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया और थर्ड क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। विली लाइक जो प्रोजेक्शन होती है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो सके और जल्दी हो सके। और फिर जो डाइजेस्टेड फूड होता है हमारी बॉडी में वो ब्लड के अंदर चला जाता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब जो ब्लड है वो जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो सारे बॉडी पार्ट्स में लेके ट्रेवल करता है और सारे सेल्स तक पहुंचाता है। सेल्स में उसका ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होती है फूड की ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी क्रिएट हो सके बाकी सारे लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए। एंड द लास्ट स्टेप वाज इजेशन। इजेशन का मतलब क्या था कि जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, जो भी बच गया एब्जॉर्प्शन के बाद, उसमें से क्या होता है जो विली होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, क्योंकि वो उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, तो वहां पे जो विली प्रेजेंट होता है तो वो जितना भी वाटर होता है फूड के अंदर वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो वेस्ट सॉलिड मटेरियल बचता है इट इज डिस्कार्डेड थ्रू एनस व्हिच इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर. So respiration process takes place in the plants as well as in human beings. Now what is respiration? So respiration is when we break down the food in the presence of oxygen to produce carbon dioxide, water and energy. तो जब भी हम जो भी फूड इंटेक करते हैं, जो भी ग्लूकोज हम इंटेक करते हैं, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है सेल में और वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो इस प्रोसेस को, इस केमिकल रिएक्शन को ही हम क्या बोलेंगे कि इट्स द रेस्पिरेशन प्रोसेस. तो अब हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस देखा, बट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? Basically there are 2 types of respiration. First one is anaerobic respiration and the second one is aerobic respiration. तो अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे and we will see the difference between these 2 types of respiration. तो first respiration क्या है? anaerobic respiration. एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब कि जब भी रेस्पिरेशन प्रोसेस विदाउट ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, तो हम उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन. उसको ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं है. उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है कि जो ग्लूकोज है, जो फूड है, उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन कभी नहीं होता. और इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए. तो इसके अंदर सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है. ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. तो वो किस में ब्रेक डाउन होता है? पायरुवेट में, जो 6 कार्बन से 3 कार्बन में ब्रेक डाउन हो गया. उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो वो ब्रेक डाउन होता है 2 कार्बन में इथेनॉल में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और एनर्जी फॉर्म करता है. तो लास्ट प्रोडक्ट्स क्या हो गए? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. तो
अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एकदम अपोजिट एनारोबिक का। यहाँ पे क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन हो रही होती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद जो यहाँ पे ग्लूकोज होता है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनते हैं। यहाँ पे इथेनॉल नहीं बनता, इथेनॉल की जगह हम वाटर बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हो रहा है कि ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है और वो पायरुवेट बनाता है, 6 to 3 कार्बन आ गया। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। तो इसकी एरोबिक रेस्पिरेशन की जो साइट होती है वो ह्यूमन बींग्स के सेल होते हैं, और सेल में भी कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगर हम इन दोनों के डिफरेंस देखें एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या था कि एनारोबिक respiration takes place in the absence of oxygen। वहीं अगर हम aerobic respiration की बात करें तो it takes place in the presence of oxygen। अगर हम anaerobic respiration की बात करें तो वहाँ पे ग्लूकोज पार्शली ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है। वहाँ पे जो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एनर्जी। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। वहां पे जो एग्जाम्पल है एनारोबिक रेस्पिरेशन का वो है ईस्ट के अंदर। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है एरोबिक रेस्पिरेशन वो किस में होती है, ह्यूमन बींग्स के सेल्स में, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करें कि वैसे तो ह्यूमन बींग्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, मतलब हमें ऑक्सीजन इनटेक करना होता है उसके बाद ही रेस्पिरेशन होती है। तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए। बट कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे कि रनिंग हो गई या कोई भी एक्सरसाइज हो गई जिसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है हमारी बॉडी में, और हम उतना इनटेक नहीं कर पा रहे, उतना हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा नहीं रहा जितना यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे लैक हो जाता है ऑक्सीजन का, इतना ऑक्सीजन बचता नहीं है। तो वहाँ पे हमारी मसल्स में क्या होने लग जाता है उस टाइम पे, फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे, कि हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो उतना ऑक्सीजन नहीं है कि एक एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके, तो वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो ग्लूकोज पहले साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है और वो पायरुवेट में फॉर्म हो जाता है। फिर इन द एब्सेंस ऑफ O2 मसल टिश्यू के अंदर लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म हो जाती है। और जब ये लैक्टिक एसिड ज्यादा अमाउंट में एकदम से बिल्डअप हो जाता है हमारी मसल्स में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स, जिसको हम बोलते हैं पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारी मसल्स में। तो वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड के बिल्डअप की वजह से। तो हमने ये देखा कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाती है हमारी बॉडी में, जब भी हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज कुछ ज्यादा रनिंग वगैरह कर लेते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो जाता है और वहाँ पे मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि अब एनर्जी तो रिलीज हुई है रेस्पिरेशन से, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, अब ह्यूमन बॉडी में वो एनर्जी सेव कैसे होती है, क्योंकि अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो एकदम से सारी एनर्जी तो यूज अप नहीं हो सकती ना, तो इसलिए उसको सेव कहाँ करता है सेल और कैसे करता है वो अब हम देखेंगे। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो वो कैसे स्टोर होती है, एटीपी की फॉर्म में सेल्स के अंदर। तो दो चीजें हैं, एक एडीपी है और एक एटीपी है। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे एक ही चीज का डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पे डाई लिखा है, यहाँ पे ट्राई लिखा है। यहाँ पे मतलब 2, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो यहाँ पे एटीपी के पास एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब फॉस्फोरस के साथ जब ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ पे सिर्फ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट याद रखना है कि इसके पास एक ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एटीपी की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है एडीपी से। तो अगर एडीपी की एनर्जी बहुत लो है तो वो क्या करता है कि जब भी एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन से, तो वो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके एटीपी बना लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड बाय रेस्पिरेशन। तो वो क्या करता है, एटीपी बना लेता है विच इज हाई एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी हमारी सेव हो रही है एटीपी की फॉर्म में।
और फिर जब सेल को अपना नॉर्मल जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं या जो भी अंदर हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस चल रहे हैं, टिश्यू बनाना या फिर कोई भी ऑर्गन बनाना, तो वहां पे क्या हो रहा है, कुछ भी रिपेयर करना, तो वहां पे उसको एनर्जी चाहिए हमारे सेल्स को। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब एटीपी ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में जब एटीपी ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या बना लेता है, फिर से एडीपी फॉस्फेट, और एंड अ हाई एनर्जी इज रिलीज्ड। बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब एटीपी ब्रेक डाउन होता है। जब भी सेल को नीड होती है एनर्जी की तो एटीपी ब्रेक डाउन होता है वाटर की प्रेजेंस में, और वो एडीपी फॉस्फेट और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। और उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है तो हमारे सेल के अंदर जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जिनको एनर्जी चाहिए होती है वो सारे प्रोसीड करने लग जाते हैं। और इसी वजह से कि एटीपी जो है वो एनर्जी स्टोर करता है और टाइम आने पे वो एनर्जी रिलीज करता है हमारी बॉडी के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है, विच इज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमने देखा कि एनर्जी कैसे सेव होती है और कैसे जब हमें हमारे सेल्स को नीड होती है उस एनर्जी की तो वो कैसे हमें मिल जाती है। तो एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होती है। अब प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब वो ऑक्सीजन इनटेक करे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही थी और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। तो अब ये बात है कि रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं प्लांट्स के अंदर, बट न्यूट्रिशन सिर्फ डे टाइम पे चलता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट। तो सनलाइट सिर्फ डे टाइम पे अवेलेबल होगी, तो न्यूट्रिशन वाला जो प्रोसेस है प्लांट्स का वो सिर्फ डे टाइम पे चलता है, बट रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट है वो नाइट टाइम पे ज्यादा एक्टिव होता है। तो नाइट टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता, तो क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो एनवायरमेंट से ऑक्सीजन है वहां से वो ऑक्सीजन लेता है और उसकी प्रेजेंस में जब वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्रोड्यूस होता है विद एनर्जी, जिस एनर्जी को प्लांट यूज करता है अपने बाकी सारे फंक्शंस करने के लिए। तो ये प्रोसेस जो है, ये केमिकल रिएक्शन है, ये किसको डिस्क्राइब कर रही है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को। अब बेसिकली क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेस बोलते हैं उन्हें, क्योंकि मेनली जो रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कौन कौन सी गैसेस होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन का इनटेक होता है। तो बेसिकली ये दोनों जो गैसेस हैं इनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस। अगर हम डायग्राम देखें तो इस पिक्चर में भी यही डिपिक्ट हो रहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन कब होती है, मोस्टली नाइट टाइम में होती है, और जो प्लांट है वो ऑक्सीजन लेता है, शुगर उसके पास पहले से ही है जो उसने बिल्डअप करी होती है ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन प्रोसेस। उसके बाद वो उस शुगर को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, वहां से H2O रिलीज होता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है ताकि बाकी सारे जो प्रोसेस है प्लांट्स वो अपने कर सके। उसके बाद अगर हम बात करें कि अब गैसेस एक्सचेंज तो होती है बट कहाँ से होती है वो हमें देखना है। तो जो फर्स्ट है वो है स्टोमेटा इन लीव्स, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। तो ये है स्टोमेटा। तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कौन गाइड करता है, गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स जब गैसेस का एक्सचेंज होना होता है तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं ताकि स्टोमेटा ओपन हो जाए और वहां से गैसेस का एक्सचेंज हो सके, और अगर जब गैसेस का एक्सचेंज नहीं होना होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपनिंग को क्लोज कर देते हैं। तो ऐसे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा गार्ड करते हैं गार्ड सेल्स। तो फर्स्ट है कि स्टोमेटा जो लीव्स के ऊपर होते हैं उनसे हमारी गैसेस एक्सचेंज हो जाती है प्लांट्स के अंदर। सेकंड क्या है, रूट्स। अब रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर है, सॉइल के अंदर भी ऑक्सीजन ट्रैप्ड होती है उसके बीच में, तो वहां से ऑक्सीजन लेता है और फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो एक स्टोमेटा इन लीव्स, एक रूट्स। थर्ड क्या है, स्टेम। अब स्टेम के अंदर भी कुछ स्टोमेटा होते हैं और कुछ लेंटिकल्स होते हैं, ऐसी स्मॉल पोर्स होते हैं, उनके थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज होता है कि ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो 3 स्पेसीज हैं जहां से गैसेस एक्सचेंज हो सकती है प्लांट के अंदर। फर्स्ट वन इज स्टोमेटा इन लीव्स, सेकंड इज रूट्स एंड थर्ड इज स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स इन स्टेम्स। अगर हम नेक्स्ट बात करें,
अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होती है? हमने प्लांट्स का तो देख लिया, बट ह्यूमन बींग्स का कैसे होता है? थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से एंड तक कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ हमारी एयर जाती है, कैसे कैसे वो आगे वर्क करता है। तो फर्स्ट जो ऑर्गन आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो है नोज। हम नोज के थ्रू अपनी एयर जो है वो इनटेक करते हैं। एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है इसलिए हम एयर इनटेक करते हैं। उसके बाद नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जब वो जा रही होती है एयर, तो वहां पे जो हमारी नोज में हेयर और म्यूकस होता है वो जो एयर है उसको प्योरीफाई करता है, उसको फिल्टर करता है ताकि कोई बैक्टीरिया या वायरसेस ऐसे ना जाए हमारी एयर के साथ हमारी बॉडी के अंदर। तो जो हेयर और म्यूकस होते हैं नोज के अंदर वो उसको फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर यहाँ से नॉस्ट्रिल से हमारी जो एयर है वो एंटर करी है तो उसके बाद उसने लंग्स में जाना है, और वो लंग्स में किसके थ्रू जाती है? ट्रेकिया के थ्रू। अब ट्रेकिया क्या है? विंड पाइप। विंड पाइप के थ्रू वो जाती है जिसके अंदर कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि जो एयर का फ्लो है वो विदाउट कोलैप्स लंग्स तक पहुंच जाए और एक स्मूथ फ्लो हो जाए एयर का फ्रॉम नोज टू लंग्स। ठीक है, तो नोज टू लंग्स वो किसके थ्रू जाती है? थ्रोट के थ्रू, विच इज विंड पाइप। और वहां पे कौन हेल्प करता है? कार्टिलेज की जो रिंग्स प्रेजेंट होती है वो ये इंश्योर करती है कि एयर का फ्लो जो है वो स्मूथ है और वो कहीं रुके नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो लंग्स है, क्योंकि नोज से लंग्स में गई है थ्रू थ्रोट। अब लंग्स में जाके क्या होता है कि ये एक विंड पाइप है। यहाँ से जब ये लंग्स में जाती है तो ये एक स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है एयर, स्मॉलर ट्यूब्स में चली जाती है। और ये जो ट्यूब्स है इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं, जो कि एंड में जाके एल्वियोली में एयर को ले जाती है। अब एल्वियोली क्या होता है? एल्वियोली है बलून लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। मेनली एक्सचेंज जो है वो गैसेस का वो यहीं पे होता है रेस्पिरेशन के लिए। अब हम देखते हैं एल्वियोली है क्या। सो दिस इज द बलून लाइक स्ट्रक्चर। ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हो ये है एल्वियोली, और एल्वियोली के ऊपर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है उसके वॉल्स पे। तो ये है वो ब्लड वेसल्स, और ये जो एल्वियोली तक एयर को लेके आ रहा है दिस इज ब्रोंकाई। तो दिस इज ब्रोंकाई, दिस इज एल्वियोली एंड दीज आर द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या करती है कि वो पूरी बॉडी से बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके एल्वियोली तक लेके आती है ताकि उन्हें एक्सचेंज करवाए। तो एल्वियोली में लाके वो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे रिलीज कर देती है, और जो एल्वियोली में ऑक्सीजन होता है वो हेमोग्लोबिन के साथ, क्योंकि हेमोग्लोबिन किस में होता है? ब्लड में। तो ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो कनेक्ट हो जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, और वो पूरी बॉडी में फिर ब्लड उसे सर्कुलेट करवा देता है। पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को सर्कुलेट करवाता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। उसके बाद क्या होता है कि वहां पे हेमोग्लोबिन के साथ जो है ऑक्सीजन बाइंड करके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है कौन? ब्लड वेसल। In the previous parts, we have already discussed that there are 4 important life processes that are common to all living organisms, that includes nutrition, respiration, transportation and excretion. So in the previous parts, we have discussed about nutrition and respiration in detail, and in this part, we are going to study the transportation process in plants and human beings. So अगर हम सबसे पहले plants की बात करें, तो plants के अंदर हमेशा 2 type of ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम। तो जो प्लांट्स हैं उनको वाटर और मिनरल्स चाहिए होता है, और साथ ही साथ उनको फूड जो उन्होंने सिंथेसिस करा होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उनको पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करवाना होता है। तो जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स का कैरी करता है, और फ्लोएम जो है वो फूड को कैरी करता है। जाइलम जो है वो रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जाता है, और फ्लोएम जो है वो लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट जाता है। अगर हम इन दोनों को डिटेल में स्टडी करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की, जो कि करवाते हैं जाइलम। तो जाइलम टिश्यूज के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज जाइलम वेसल्स एंड सेकेंड इज ट्रेकियड्स। तो ये जो है ये जाइलम है,
जाइलम के अंदर कोई भी डिवीजन नहीं होता, एक ही वे में फ्लो होता है, वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है। तो अगर हम जाइलम वेसल्स की बात करें तो जाइलम वेसल्स जो सेल से बना होता है वो नॉन लिविंग होते हैं और ये एक हॉलो ट्यूब होती है जो पूरी प्लांट की बॉडी में रन करती है। नेक्स्ट बात करें तो ये जो जाइलम है वो छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है ताकि वो हर एक लीव या हर एक बॉडी पार्ट तक प्लांट के पहुंच सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जाइलम वेसल्स जो है वो लिग्निन और सेलुलोज से बने होते हैं। लिग्निन जो है वो हार्ड सब्सटेंस है जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो लिग्निन और सेलुलोज इन दोनों से बने होते हैं जाइलम वेसल्स। अगर नेक्स्ट देखें तो जाइलम वेसल्स के अंदर पिट्स होते हैं जो कि स्मॉल पोर्स होते हैं जहां से वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रेवल करता है। तो जाइलम वेसल्स में क्या होते हैं, पिट्स होते हैं और ये थिन वॉल्स होती हैं ताकि वाटर जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके। और जो इसके अंदर वाटर की मूवमेंट्स होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जो वाटर और मिनरल्स जो भी प्लांट में सप्लाई करने हैं वो कहाँ से मिलते हैं प्लांट को, रूट से। तो रूट्स में एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाइलम मूव करवाता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें जाइलम टिश्यू के तो वो है ट्रैकियार्ड्स। तो ट्रैकियार्ड्स क्या होते हैं, लॉन्ग थिन सेल्स होते हैं जो कि थिक होते हैं और ये लिग्निन से नहीं होते बने हुए, बट इनके अंदर पिट्स होते हैं ताकि ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर ट्रेवल कर सके। तो दो पार्ट्स थे, जाइलम वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स। अब हमने ये तो देख लिया कि जाइलम वेसल्स क्या है, ट्रैकियार्ड्स क्या है, जाइलम किससे बना होता है, बट वाटर मूव क्यों करता है अपवर्ड डायरेक्शन में? वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी तो मूव कर सकता है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाता है, क्यों जाता है, क्या रीजंस होते हैं, वो अब हम मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट है मैकेनिज्म का वो है रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत ये समझना पड़ेगा कि जो भी मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी आयंस होते हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे। जहाँ पे वो ज्यादा अमाउंट में होंगे वो वहां से उस जगह जाएंगे जहाँ पे वो कम अमाउंट में होंगे, तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करते हैं। तो अगर हम बात करें कि रूट्स में ऑलरेडी थोड़ा बहुत वाटर होगा और वो सॉइल के साथ है, तो सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स दोनों होते हैं, तो मिनरल्स के अंदर आयंस होते हैं। तो अगर रूट्स के अंदर पहले से ही थोड़ा बहुत वाटर है तो जो आयंस की कमी है यहाँ पे और आयंस बाहर ज्यादा है, तो आयंस जो है वो एब्जॉर्ब होके रूट्स के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वाटर अंदर कम हो गया एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं मिनरल्स, तो वाटर अब अंदर कम हो गया, बाहर ज्यादा हो गया, तो ज्यादा से वो कम की साइड ट्रेवल करेगा, तो वाटर भी जो है वो रूट्स में ट्रेवल करता है। अब आयंस और वाटर दोनों रूट्स में आ गए, तो यहाँ पे जो रूट्स का प्रेशर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया और ऊपर स्टेम में जो प्रेशर है वो कम है। अभी मैंने बताया कि जो भी मूवमेंट होती है आयंस की या फिर मॉलिक्यूल्स की वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, डिसॉल्व्ड आयंस जिसके अंदर है, तो वो लो प्रेशर की साइड मूव करने लग जाएगा और ऐसे वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाके सारे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होने लग जाएगा। ये था एक मैकेनिज्म रूट प्रेशर की वजह से। अगर हम नेक्स्ट मैकेनिज्म की बात करें तो वो है ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन सबको पता है क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर होना, कहाँ से, स्टोमेटा से। लीव्स के ऊपर से जब भी वाटर लॉस होता है वेपर की फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। अब अगर ट्रांसपीरेशन हो रहा है, सपोज करो ये लीफ है, यहाँ पे अगर इस पॉइंट से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हो गई, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं है, खाली हो गया। तो इससे पहले जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो इसकी प्लेस ले लेगा और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। फिर उससे पहले जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो इसकी प्लेस ले लेगा। ऐसे करते करते सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की प्लेस लेते लेते ऊपर तक आ जाएंगे। ऊपर तक आने का मतलब क्या, कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये भी एक मैकेनिज्म था किसका, मूवमेंट ऑफ वाटर का इन द जाइलम वेसल्स। तो फर्स्ट मैकेनिज्म क्या था, रूट प्रेशर की वजह से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और ऐसी ट्रांसपीरेशन की वजह से कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वहां पे हम प्रेशर देख रहे थे, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा था इसलिए वो ऊपर जा रहा था, और ट्रांसपीरेशन में क्या था, यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट हो रहा था जहाँ पे कि वाटर का
डिफरेंस हो रहा था उसकी कंसंट्रेशन में, तो उस गैप को फिल करने के लिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स पीछे थे वो आगे आते जा रहे थे और पीछे गैप क्रिएट होता जा रहा था, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और वो बाकी सारे प्लांट के पार्ट्स तक पहुंच रहे थे। ये था मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम। अगर हम ऐसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की बात करते हैं तो फूड का मैंने बताया किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू। तो जो सुक्रोज मॉलिक्यूल है उसको हम बोलते हैं फूड, जो कि सिंथेसाइज होते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज या सुक्रोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं कहाँ पे, लीव्स के अंदर, क्योंकि वो ग्रीन प्लांट्स है, सॉरी ग्रीन पार्ट्स है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है, इसलिए वहाँ पे फूड जो है वो सिंथेसिस होता है। और वो बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। तो जब फ्लोएम फूड को लीव्स से बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में, प्लांट्स पार्ट्स में पहुंचाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें फ्लोएम क्या है और वो जाइलम से कैसे डिफरेंट है, तो हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी कि फ्लोएम जो है उसके अंदर सीव ट्यूब्स होते हैं। सो दीज आर द सीव ट्यूब्स, जिसके अंदर होल्स होते हैं ताकि फूड पास कर सके उसके अंदर से। तो ये एक डिफरेंस है कि जो जाइलम है वो हॉलो ट्यूब है, फ्लोएम में एक हॉलो ट्यूब नहीं है, उसके अंदर सीव ट्यूब्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जो फ्लोएम है इसके अंदर जो सेल्स है वो लिविंग है, बट इनके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, साइटोप्लाज्म होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता। अगर हम जाइलम सेल्स की बात करें तो वो नॉन लिविंग सेल्स होते हैं, ना उनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट बात करें तो जाइलम के पास लिग्निन था जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था प्लांट को, बट फ्लोएम के पास लिग्निन नहीं होता उनकी वॉल्स में। और जो सीव ट्यूब है इनके साथ एक कंपेनियन सेल होता है, जो कि हम नेक्स्ट जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का, तो हम देखेंगे कि कंपेनियन सेल क्या है और वो क्यों होता है वहां पे। तो जाइलम के साथ कोई कंपेनियन सेल नहीं होता, बट फ्लोएम के साथ कंपेनियन सेल होता है। और जाइलम के अंदर जो वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट था वो एक ही डायरेक्शन में था, अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि वो रूट से आ रहे थे। बट जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है लीव से बाकी सारे पार्ट्स में, तो लीव्स तो कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फूड मूव करता है। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये होता कैसे है, तो मूवमेंट ऑफ फूड को हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जाइलम जो क्या करवाता है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और यहाँ पे क्या है, फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है वो किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, फूड का। तो जो फूड है वो कहाँ पे सिंथेसिस होता है, लीफ सेल में। तो अगर हम लीफ सेल की बात करें तो यहाँ पे फूड सिंथेसिस हुआ, ये है फूड के मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मैंने ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स दिखाया रेड से। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीफ सेल्स में फूड सिंथेसिस हुआ, वो क्या करता है, वो कंपेनियन सेल में जाता है, और वो कंपेनियन सेल से जो एटीपी मॉलिक्यूल होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, उस एनर्जी को खर्च करके जो फूड मॉलिक्यूल्स है, सुक्रोज मॉलिक्यूल्स है, वो कहाँ जाते हैं, फ्लोएम में। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो फ्लोएम में कैसे आते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो यहाँ पे जो सुक्रोज मॉलिक्यूल है वो किसको स्पेंड कर रहे हैं, एटीपी की एनर्जी को, और वाटर जो है वो सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू आ रहा है। तो वाटर और सुक्रोज अगर यहाँ पे फ्लोएम में आ रहे हैं तो यहाँ का जो प्रेशर है, सपोज दिस एरिया में आ रहे हैं वाटर और सुक्रोज मॉलिक्यूल्स, तो जो यहाँ का प्रेशर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और उसके बदले जो नीचे का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा कम होगा उससे। तो अभी मैंने बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर यहाँ है, लो प्रेशर यहाँ है। तो जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं, सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कहाँ आएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो कहाँ ट्रेवल करेंगे फिर, कंपेनियन सेल में, क्योंकि यहाँ पे जो सुक्रोज की कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा कम है। तो वो कंपेनियन सेल में जब मूव करेंगे तो वो आगे जाके कहाँ जाएंगे फिर, नॉन ग्रीन पार्ट्स में। तो ऐसे ऐसे जहाँ पे भी फूड की कंसंट्रेशन कम होती है, वाटर की और फूड की जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती है, तो फ्लोएम वहां तक फूड को ट्रांसपोर्ट करवा देता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ऐसे ही अगर हमने देखा कि प्लांट्स में वाटर मिनरल्स और फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर मिनरल्स जाइलम के थ्रू और जो फूड है वो फ्लोएम के थ्रू। तो अगर हम बात करें अब ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली किस चीज का होता है, ऑक्सीजन का,
पूरे सेल्स में, और साथ ही साथ ब्लड में ही ऑक्सीजन बाइंड होके जाता है। तो जो हमें पढ़ना है मेनली, जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स का, वो क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड जो है वो सारी जितने भी न्यूट्रिएंट्स है या फिर जो भी ऑक्सीजन है वो सब ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके। तो जो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन है? ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड वेसल्स वो होती हैं जो छोटे छोटे आर्टरीज, वेन्स, ये सब होते हैं। कैपिलरीज जो जिनके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी पार्ट्स में ट्रेवल करता है। एक और टाइप का सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके अंदर जो लिक्विड होता है वो ब्लड नहीं होता, वो लिम्फ होता है, और वो जैसे प्रोटीन्स हो गया या कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रेवल करवाने में हेल्प करता है। बट जो मेन सिस्टम हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्लड क्या होता है, उसके यूजेस क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है, कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। अब ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी पार्ट्स को, पूरे बॉडी सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और वो रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है? रेड कलर्ड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। जैसे लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है विच इज ग्रीन कलर पिगमेंट, ऐसी ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जो रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का जिसके अंदर 90% वाटर होता है, और बाकी सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं। और जो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये सब उसके अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, इमर्ज्ड होते हैं उस प्लाज्मा के अंदर। तो अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन होता है उनके अंदर, और वो इसलिए ही रेड होते हैं। और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो मेनली ऑक्सीजन को कैरी करते हैं फ्रॉम लंग्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उनका लाइफ टाइम कितना होता है? 4 मंथ्स। अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है? सोल्जर्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो हमें बाकी सारे इन्फेक्शंस और डिजीजेस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बट वो रेड ब्लड सेल से कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स किस में हेल्प करते हैं? कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। जब भी हमारी बॉडी पे कोई भी कट लगता है या कुछ भी ऐसा होता है तो ब्लड का जो फ्लो रोकने के लिए क्या हेल्प करता है? प्लेटलेट्स। वो ब्लड को कोगुलेट कर देते हैं, मतलब वहां से थिक कर देते हैं, ताकि ब्लड ज्यादा हमारा लॉस ना हो उस कट की वजह से। तो ये थे 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब हमें पढ़ना है कि ब्लड वेसल्स क्या होती है, जिसके अंदर से ब्लड ट्रेवल करता है, सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर। और ये कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की। फर्स्ट टाइप क्या है? आर्टरीज। आर्टरीज वो होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके ट्रेवल करती है, कहाँ से? हार्ट से बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वो है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? वेन्स और आर्टरीज को जो कनेक्ट करती है आपस में, छोटी छोटी ट्यूब्स, उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। अब वेन्स क्या है? आर्टरीज तो हमने पढ़ लिया। वेन्स क्या है? वेन्स वो होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर ट्रेवल करती है बाकी सारे बॉडी पार्ट से हार्ट में। तो क्या होता है कि जो हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है सारे बॉडी पार्ट्स में, और जो ब्लड है वो सारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारे बॉडी पार्ट से कलेक्ट होके कहाँ आता है? हार्ट के अंदर, ताकि वो ऑक्सीजनेट हो सके।